हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जिस भी टाइम ये वीडियो लेक्चर आप लोग देख रहे हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर रहेगा साउंड के ऊपर। तो आपका चैप्टर है फिजिक्स, मैट्रिक क्लास की 10th क्लास की फिजिक्स, और आपका यूनिट होगा साउंड, और आपका यूनिट नंबर है 11। यूनिट नंबर 11 है साउंड। आज के लेक्चर में हम साउंड के हवाले से आपके चैप्टर में मौजूद हर चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी एक लेक्चर में आपका पूरा यूनिट कवर हो जाएगा। छोटा सा यूनिट है, इसको हम कवर करेंगे, और इसमें इजी डेफिनेशंस ज़्यादा है, और कैलकुलेशन के लिए 2-3 चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे, और आपको आपकी बिल्कुल ही इस चैप्टर के हवाले से किसी भी किस्म की मुश्किल परेशानी आज के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। तो आइए चलते हैं साउंड की तरफ। तो साउंड क्या चीज़ है, देखो हमने पढ़ा वेव्स। वेव्स क्या होते हैं? किसी मीडियम में डिस्टरबेंस। वेव एक ऐसी चीज है जो मीडियम में डिस्टरबेंस की वजह से बनती है और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। क्या कहा? वेव क्या होगी? एनर्जी को वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाती है, वो है आपकी वेव, और ये होती है मीडियम में डिस्टरबेंस की वजह से। अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड पैदा होती है किसी मीडियम के अंदर, किसी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन की वजह से। ठीक है, साउंड कैसे बनती है? ड्यू टू वाइब्रेशन। किसी मीडियम में होती है वाइब्रेशन, तो उसकी वजह से बनती है साउंड, और वो साउंड ट्रेवल करती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। या यूं कहें हम कि वाइब्रेशन होती क्यों है? वाइब्रेशन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हमारी एनर्जी। मैं क्या करता हूँ, इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऐसे एनर्जी वेस्ट, अपनी एनर्जी खर्च करता हूँ। वो एनर्जी इसको वाइब्रेट कर देती है। जब ये वाइब्रेट करती है तो इसी एनर्जी, ये जो ट्रांसफर हुई है इधर एनर्जी, वो एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू आगे सफर करती है, आगे मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो वाइब्रेशन की मदद से साउंड पैदा होगी, और साउंड क्या करेगी? एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। अब क्या ये हर जगह पे ऐसा करेगी? बिल्कुल भी नहीं। देखो साउंड क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ साउंड का ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम का होना लाजमी है। मटेरियल मीडियम क्या चीज है? देखो मैंने कहा मटेरियल मीडियम, कोई ऐसी जगह जहां पे कोई पार्टिकल्स मौजूद हो, ठीक है, कोई मैकेनिकल चीज मौजूद हो। इसीलिए तो ये वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। साउंड है मैकेनिकल वेव, ये भी आप नोट कर लो। साउंड क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। देखो मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव्स में क्या फर्क है? इसका मतलब इसका ये मतलब लो कि कोई ऐसी वेव्स भी हैं। देखो साउंड एक मैकेनिकल वेव है। अब देखो हमारे पास कुछ वेव्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स, और कुछ वेव्स ऐसे होते हैं जो नॉन मैकेनिकल वेव्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। एक होते हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल ओके, मैकेनिकल वेव्स, और एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। देखो मैकेनिकल वेव्स के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? मटेरियल मीडियम। मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए नो मीडियम, मीडियम की जरूरत नहीं है, ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते हैं। साउंड वेव्स की बात करें तो ये है हमारे मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स है। लाइट वेव्स क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव्स है। अच्छा, साउंड वेव्स की जो स्पीड है मीडियम के अंदर, यानी एयर के अंदर देखो, वाटर के अंदर देखो, किसी सॉलिड मेटल के अंदर देखो, साउंड कोई भी सॉलिड चीज होगी उसमें भी मूव करती है। एयर की निस्बत सॉलिड में फास्टर मूव करती है साउंड। ठीक है, तो साउंड वेव्स की स्पीड जो एयर में है वो है 340 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। ठीक है, और लाइट बहुत ज्यादा है। लाइट की स्पीड है तकरीबन, देखो ये वेरी कर सकती है साउंड की, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, 342 होगी, कहीं पे 343 होगी। ये ज्यादा क्यों हो रही है? वो हो रही है टेम्परेचर की वजह से। प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंड करता है साउंड वेव्स का ज्यादा और साउंड वेव्स की स्पीड ज्यादा और कम कराने के लिए। ये बात हम आगे पढ़ेंगे। टेम्परेचर और क्या चीज? टेम्परेचर बढ़ने से साउंड वेव्स की स्पीड बढ़ जाती है, टेम्परेचर कम होने से साउंड वेव की स्पीड कम हो जाती है। इसी तरह प्रेशर भी है, प्रेशर भी साउंड वेव्स पे इफेक्ट करता है।
तो ये जो स्पीड मैं बता रहा हूँ ये होगी रूम टेम्परेचर पे, यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर प्रेशर क्या होगा 1 एटीएम। एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ये एयर में स्पीड है। अब इसी तरह देखो लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट की बहुत ज्यादा स्पीड है, इसकी 340, तो इसकी है 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड। देख लो, इकाई सैकड़ों, ज्यादा से लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। लाइट की तो बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसको नॉन मैकेनिकल वेव कह सकते हैं। ये मैकेनिकल वेव, ये नॉन मैकेनिकल वेव। तो कुछ इसी तरह साउंड और उसमें डिफरेंस है, ठीक है। इसके लिए मीडियम की जरूरत है, उसके लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एम्प्टी स्पेस जो खला है, स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वहां पे साउंड मूव नहीं करेगी, वहां पे साउंड बनेगी ही नहीं। आप जितना भी वाइब्रेट करो किसी बॉडी को, खला में, वैक्यूम में बॉडी को वाइब्रेट करते रहो, कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप क्या करो, एक गिलास का डब्बा ले लो, बिल्कुल बंद होगा, उसमें आप वैक्यूम पंप लगाओ। वैक्यूम पंप क्या करता है, अंदर का जो एयर है उसको क्या करेगा, सक करके बाहर निकालेगा। अंदर शीशे के गिलास डब्बे के अंदर पूरा वैक्यूम होगा उस बॉक्स के अंदर, ठीक है, यानी एयर अंदर मौजूद नहीं होगा, वैक्यूम से आप एयर निकाल दो। उस बॉक्स के अंदर आप पहले रखो अपना सेलफोन, ठीक है, अपना सेलफोन रखो। सेलफोन को आपने साइलेंट में नहीं रखना है, साइलेंट मोड हटा के उसमें कोई रिंग ट्यून लगा के अंदर रखो। बाहर से आप कॉल करो वैक्यूम करने के बाद, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर वैक्यूम पैदा करने के बाद वो जो फोन अंदर होगा उसको आप बाहर से रिंग करो तो आपको आवाज सुनाई नहीं देगी। आप ये प्रैक्टिकली करके देखो। वो क्यों नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आप साउंड जो है वो वैक्यूम के अंदर, जहां एयर मौजूद नहीं है, जहां मीडियम मौजूद नहीं है, उधर साउंड वेव्स मूव नहीं करते, तो वहां से बाहर निकलेंगे ही नहीं साउंड वेव्स, तो आपको सुनाई ही नहीं देंगे। अब आप क्या करो, बाहर से उसमें एयर जाने दो, वैक्यूम को खोलो, बाहर से एयर अंदर भर जाए, अब कॉल करो तो आपको साउंड सुनाई देगी, ठीक है। ग्लास जार के अंदर इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करो क्योंकि ग्लास जार के अंदर जब आप कॉल करोगे तो जो आपका फोन रिंग, जो बेल फोन जो है वो अंदर कॉल लगेगी तो फोन की लाइट आपको दिखाई देगी। लाइट दिखाई इसलिए दे रही है कि उसके लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, लाइट ट्रेवल कर सकती है। आपकी स्क्रीन कॉल, जो फोन का जो स्क्रीन है, जो मोबाइल फोन का स्क्रीन है, वो आपको कॉल आते हुए नजर आएगा अंदर गिलास जार के अंदर। इसका मतलब है लाइट आप दिख रहे हो, लाइट मूव कर रही है, अंदर से बाहर आ रही है, आपकी आंखों दिख रही है, लेकिन साउंड नहीं आ रही। इससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि साउंड के लिए मटेरियल मीडियम का होना जरूरी है। ये चीज मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद साउंड के हवाले से मैं आपको गारंटी देता हूं कोई भी इशू आपको नहीं रहेगा। तो साउंड वेव्स के लिए हमने कहा कि मटेरियल मीडियम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैक्यूम में साउंड मूव नहीं करेगी, एक चीज। अब आते हैं साउंड वेव्स का नेचर कैसा है, कैसी वेव बनती है। वेव्स देखो डिफरेंट टाइप की वेव्स, एक ऐसी वेव है, एक वेव फिर ऐसी है। मसलन ये एयर है, ये कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ पे थोड़ा खुला एयर है, यहाँ पे फिर कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ पे थोड़ा खुला एयर है, यहाँ पे फिर कंप्रेस्ड एयर है। या यूं मान लो एक स्प्रिंग, मान लो एक स्प्रिंग है, यहाँ पे वो स्प्रिंग बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे फिर वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, यहाँ पे खुला है, यहाँ पे फिर वो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है। आपने क्या किया है, इस स्प्रिंग को खींच के छोड़ा है, तो ये जो छोटे चंक्स आपको नजर आ रहे हैं ये आगे मूव कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे पहुंच गए। आपने क्या किया, इसको आपने यहाँ से खींच के छोड़ा। आपने क्या किया, देखो आपने इसको वाइब्रेट कैसे करें। ये जो बॉडी है, ये जो स्प्रिंग है, इसके पार्टिकल्स को आपने इस तरफ खींच के छोड़ा है, तो वेव भी उसी डायरेक्शन में जा रही है। वेव की डायरेक्शन और वाइब्रेशन की डायरेक्शन सेम है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ खींच के छोड़ रहे हो तो ये वापस अंदर जा रही है, यानी ये स्प्रिंग आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव कर रहा है और वेव भी आगे मूव कर रही है। जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है उसी डायरेक्शन में वेव अगर आगे मूव करे, आगे बढ़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखो लंबाई में, उसी लंबाई में लॉन्गिट्यूडनल, इस लॉन्ग वाले वर्ड से आप इस चीज को नोट कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। इस वेव को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कुछ वेव्स लॉन्गिट्यूडनल हो गए, नेचर बता रहा हूँ वेव्स किस तरह के होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये एक रस्सी थी, आपने क्या किया, देखो
यहाँ पे मैं आपने ये रस्सी बांध दी दीवार के साथ, ठीक है। यहाँ आप पकड़ के क्या करते हो, ये बंदा है हाथ से पकड़ के रस्सी को, ये बंदा क्या करता है हाथ से पकड़ के ऐसे जैक करता है। तो आप क्या करते हो, रस्सी को ऊपर की जानिब हाथ को आप यूं करते जाओ, रस्सी वाली वेव आगे जाती जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, इसके हाथ की डायरेक्शन ऊपर है और नीचे, यानी ये क्या कर रहा है, वेव बनाने के लिए वाइब्रेशन अप डाउन है, अप डाउन, टू एंड फ्रो नहीं है। यहाँ पे आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा था, यहाँ पे अप डाउन वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन वेव की मोशन आगे की जानिब है। ये वेव है, ये वेव जब बनी, देखो ये वेव जब बनती है तो ये आगे मूव कर रही है, ये वेव आगे मूव कर रही है, आगे जाएगी फिर वापस बनते हुए आएगी, आप ऐसे करते जाओ। यानी जो पार्टिकल्स है वो अप डाउन मूव कर रहे हैं और वेव जो है वो आगे मूव कर रही है। तो परपेंडिकुलर है दोनों के बीच में देखो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जब ऐसा होगा तो इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे इसको, या आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव या आपकी ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। अब हम ये देखेंगे कि ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में से हमारी साउंड की वेव कौन सी है। तो हमारे साउंड की वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे यहाँ पे आपके पास कोई स्पीकर है, ठीक है, ये आपके पास है स्पीकर, स्पीकर का ये जो फ्रेम है ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। या फिर एक ड्रम मान लो, एक बड़ा सा ड्रम है, मैं यहाँ पे मिटा के स्पीकर मिटा के मैं ड्रम बनाता हूँ। देखो एक बड़ा सा ड्रम था, इस ड्रम पे आपने क्या कर दिया, आपने हथौड़ी से मारा इसको। जब आपने इसको हथौड़ी से मारा, इस हथौड़ी से मारा, ये किसी चीज से इसको मारना है, जब आप बीट करोगे तो क्या होगा, इस ड्रम का जो सरफेस है वो अंदर बाहर यानी टू एंड फ्रो, पहले तो इस पे आपने ऐसे मारा, जब ये अंदर दब जाएगा फिर ये वापस बाहर आएगा। करीब जो एयर थी जब आपने मारा तो करीब वाली एयर इसकी तरफ गई, जब ये वापस अपनी जगह आ गया, सीधा हो गया ड्रम, तो उसने प्रेस करके एयर को ऐसे कर दिया। दिस इज कंप्रेशन। इस पोर्शन को क्या कहेंगे, कंप्रेशन। ये कंप्रेशन कैसे हो गई, इसकी वाइब्रेशन की वजह से। ये जब वाइब्रेट करेगा तो एयर पार्टिकल्स को, पहले ये जब आप उस ड्रम को मारोगे, इस ड्रम को मारोगे, ये ड्रम है, समझो ये ड्रम है, आपने इसको मारा तो ड्रम ऐसे अंदर कंप्रेस होगा। जब अंदर कंप्रेस होगा तो यहाँ मौजूद एयर अंदर चली जाएगी तो थोड़ी खुली होगी, रेयर फ्रैक्शन बोलते हैं इस जगह को। ये जो एयर खुली है बीच वाली जगह, ये रेयर फ्रैक्शन। दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ओके, ये जगह जब आपने क्या किया, ड्रम के सरफेस को मारा तो ये अंदर दब गया, तो एयर करीब जो एयर थी वो खुल गई, स्पेस बन गई उसके लिए। जब वो अंदर गई तो थोड़ी एयर खुल गई, जब वो बाहर यूं सीधा हो जाएगा, दोबारा से ड्रम आपका सीधा हो जाएगा तो उसको कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेस करेगा तो फिर वो कंप्रेशन बन जाएगी। अगेन ये प्रोसेस होगा, वाइब्रेशन में ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होगा। अगेन ये कंप्रेस होगा, फिर अगेन ये अंदर जाएगा, फिर बाहर आएगा। ऐसे वाइब्रेट जब वो करेगा तो एयर के मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, फिर सीधा होगा, फिर कंप्रेस करेगा, फिर सीधा होगा, तो आगे वाला कंप्रेशन आगे मूव करता जाएगा। पीछे से कंप्रेशन आते जाएंगे, ये वाले कंप्रेशन आते जाएंगे और ये वेव आगे मूव करती जाएगी। ठीक है, इसी को हम वेव कहते हैं। ड्रम की मोशन और साउंड वेव की ट्रेवलिंग, साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, ड्रम जो वाइब्रेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में जा रही है आगे, उसी लाइन में, तो इसीलिए ये लंबाई में जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। ये हमारी कौन सी वेव होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हमारी जो साउंड है लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव है वो कौन सी वेव है, लॉन्गिट्यूडनल नेचर की वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव रस्सी में पैदा होंगे, पानी में पैदा होंगे। पानी को आप मारो, आप ऐसे मारे हो, पानी में वेव ऐसे जा रही है, आपने पानी में ऐसे मारा था, वेव ऐसे बन के जा रही है। इसका मतलब है वेव की मोशन और पानी की वाइब्रेशन जो है वो क्या है, 90 परपेंडिकुलर है। तो वो है आपकी कौन सी वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो पानी की वेव, रस्सी की वेव, ये आपके हैं कौन से वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स है। साउंड वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे ये कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और मोशन भी इसी डायरेक्शन में है। तो प्रोपगेशन कराने के लिए जो आप वाइब्रेशन के लिए जो मोशन कराते हो, बॉडी की जो प्रोपगेशन है, ये देखो वेव की प्रोपगेशन आगे है, बॉडी की जो मोशन है, वाइब्रेशन की जो मोशन है वो भी इसी सीध में है, तो इसीलिए ये लॉन्गिट्यूडनल है, ये भी लॉन्गिट्यूडनल है, ये है ट्रांसवर्स वेव।
तो हमारा साउंड वेव होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव यानी मैकेनिकल वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव। अभी हम लिखेंगे, देखो साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव भी नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। साउंड वेव्स लॉन्गिट्यूडनल, यानी जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है उसी डायरेक्शन में साउंड मूव कर रही है। वाइब्रेशन ऐसे करा रहे हो, साउंड ऊपर नहीं मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में साउंड के एयर के पार्टिकल्स कंप्रेस और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स। तो 3 पॉइंट्स आप नोट कर लो। साउंड पैदा कराने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? बॉडी के अंदर वाइब्रेशन, वाइब्रेटिंग बॉडी होगी तो साउंड पैदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, मटेरियल मीडियम की जरूरत है, कोई मटेरियल मीडियम हो। मटेरियल मीडियम, देखो एयर भी एक मटेरियल है ना, एयर के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारे मटेरियल्स तो है, एटम्स है, पार्टिकल्स है। तो मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ी, वाइब्रेशन कराने की जरूरत है। और फिर इसकी नेचर जो होगी वो कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडनल नेचर होगी। ये 3 पॉइंट्स आपने माइंड में नोट कर लेने, लॉन्गिट्यूडनल नेचर इसकी। चलते हैं अभी साउंड की कुछ और चीजों की तरफ, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लो। कर लिया? ठीक है। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है साउंड की नेचर। हमने देखा साउंड कैसे बनती है, वो भी हमने देखा। मैं जब बोल रहा हूँ ना तो मेरे यहाँ पे गले में, आप अपने गले पे हाथ रख के चेक करो बोलते हुए, तो आपको वाइब्रेशन फील होगी। अंदर बनाया है नेचर ने, अंदर वाइब्रेटर फिक्स किया हुआ है पहले से ऑलरेडी, ठीक है। वो वाइब्रेट कर रहा है तभी हमारी साउंड निकल रही है। तो वाइब्रेशन की जरूरत पड़ी थी, वो 3 पॉइंट्स थे। अभी हम पढ़ेंगे साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, साउंड का। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपका आता है लाउडनेस। पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लाउडनेस, लाउडनेस ऑफ साउंड, लाउडनेस ऑफ साउंड। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पिच, पिच ऑफ साउंड। तीसरी चीज है क्वालिटी। देखो मैं लाउडनेस से पहले ये 2 चीजें आपको बताऊंगा। चलो लाउडनेस भी बताता हूँ। लाउडनेस क्या है? वॉल्यूम, मतलब आपके पास वूफर सिस्टम है, आपके पास कोई ऐसी चीज है, कोई स्पीकर है जो आवाज निकालता है, उसके ऊपर बटन होगा वॉल्यूम ज्यादा और कम करने का, जैसे आपके मोबाइल फोन के अंदर भी है वॉल्यूम ज्यादा कम करने का बटन। ये क्या करता है? लाउडनेस को कंट्रोल करता है। लाउडनेस मतलब वॉल्यूम ज्यादा और वॉल्यूम कम। इस प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं लाउडनेस। कोई साउंड बड़ा है या छोटा है, यानी धीमी, हम बैक खुसर खुसर करके बात करूं, जैसे हेलो कैसे हो आप लोग, ये है कम लाउडनेस वाली। फैंटेस्ट, आपके पास एक ऊंची चीख रहे हो हेलो, ये है आपकी लाउडनेस ज्यादा वाली साउंड, ठीक। लाउडनेस यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। अब आती है पिच। देखो पिच क्या चीज है? पिच कुछ डिफरेंट है। बेशक दो बंदों का, मसलन एक मेल एक फीमेल है, उन दोनों की आवाज का लाउडनेस सेम रखो बेशक, तो उन दोनों की पिच डिफरेंट होगी। पिच कैसे डिफरेंट होगी? देखो पिच आपको क्या बताती है? पिच बताती है कि ये आवाज, आप क्या करो, रूम के अंदर बैठो, बाहर से कोई आवाज दे रहा है, आपको पता चलेगा कि किसी कोई लड़की आवाज दे रही है या फिर कोई लड़का आवाज दे रहा है, आपको पता चलता है कैसे? आवाज से। और वो है पिच आपकी। तो पिच का मतलब है कोई साउंड पतली है या मोटी है। श्रिल एंड ग्रेव साउंड के बीच में फर्क करती है, वो आपकी है पिच। आई समझ? यानी पिच क्या बताती है? ये साउंड लड़के की है या लड़की की है, पिच ये बताती है। लड़के की पिच थोड़ी हाई होती है, लड़के की थोड़ी धीमी, पिच कम होती है। तो इसीलिए लड़के की आवाज मोटी होती है, लड़की की आवाज पतली, ठीक। ये हो गई पिच। अच्छा, ये हो गई पिच, यानी श्रिल और ग्रेव साउंड में फर्क बताती है। देखो इसकी डिफिनेशन इस एक वर्ड से आप लोग खुद बना सकते हो, श्रिल एंड ग्रेव, यानी the pitch is the characteristics of sound by which we can differentiate shrill and grave sound. कोई साउंड श्रिल है या ग्रेव, श्रिल पतली, ग्रेव मोटी, इसमें फर्क, जैसे लड़के और लड़की। अब आती है क्वालिटी। क्वालिटी बहुत मजे की चीज है।
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्वालिटी ऑफ साउंड, ये क्या करती है? देखो ऊपर से ये चीजें मैं बताऊंगा ताकि हम अभी लाउडनेस के अंदर कैलकुलेशन करने वाले। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जब इसके बाद आएगी आपकी चौथी प्रॉपर्टी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसके अंदर है पूरा साउंड का मजा, ठीक है। इंटेंसिटी के अंदर इंटेंसिटी से मुराद है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मैं आपको इंटेंसिटी का फार्मूला बताऊंगा, जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है, उसके बाद फिर उस बेसिक फार्मूले को हम यूज करके अपनी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आई समझ। तो क्वालिटी ऑफ साउंड क्या होगी? देखो दो लड़कियों की आवाज, दोनों देखो पिच आपकी बता रही थी, आवाज जो आ रही है आपके कानों में वो लड़के की है, बॉय की है या गर्ल की है, ठीक है। लड़की की आवाज है या लड़के की, वो आपको बताएगी पिच। लड़की की पिच तेज होगी, पतली होगी, श्रिल, और लड़के की ग्रेव मोटी आवाज होगी, वो हो गई पिच। क्वालिटी क्या करेगी? क्वालिटी करेगी दो लड़कियों की आवाज में फर्क बताएगी, यानी सेम लाउडनेस है, ऊंचाई उसका सेम रखा और उसकी पिच भी सेम है, फिर भी दो लड़कियों की आवाज में फर्क आपको पता चलता है। देखो सारी लड़कियों की पिच लड़कों से डिफरेंट है, लड़कियों की पिच सेम रखो, पिच आपने उनकी सेम रखी, लाउडनेस भी सेम रखो, वॉल्यूम भी दोनों का बराबर रखो। एक दो लड़कियां लेकर आओ, उन लड़कियों को चीखने के लिए बोलो, जब वो चीखेगी तो लाउडनेस सेम होनी चाहिए, यानी दोनों सेम लेवल में चीखे, एक आराम से एक जोर से नहीं, दोनों जोर से चीखें या दोनों आराम से चीखें, ठीक। लाउडनेस सेम हो गई जब दोनों की आवाज ऊंचाई दोनों की सेम हो गई, और दोनों की पिच, जाहिर है लड़कियां हैं तो पिच उनकी सेम है, दोनों की सेम हो गई। सेम होने के बावजूद भी आप ये बताओगे कि ये आवाज किसकी है, ये किसकी है। अगर आपकी आंखों में पट्टी बांध दी जाए, दो लड़कियां चीखे, तो आप कहोगे ये आवाज उनकी है, ये आवाज उनकी है। वो फर्क क्वालिटी का है, उनका क्वालिटी डिफरेंट होती है, उन दोनों की क्वालिटी डिफरेंट होती है, इसीलिए आपको सेम लाउडनेस भी है, सेम पिच भी है, फिर भी आवाज डिफरेंट नजर आ रही है, तो वो है आवाज की क्वालिटी। तो क्वालिटी वो चीज है जो सेम लाउडनेस पे एंड सेम पिच होगी, सेम लाउडनेस और सेम पिच, बट वॉइस डिफरेंट। वॉइस क्या होगी? डिफरेंट नजर आएगी। वो डिफरेंट क्यों नजर आ रही है? क्योंकि उनकी क्वालिटी डिफरेंट है, उनकी क्वालिटी डिफरेंट है। ओके, ये भी हो गई डिफिनीशन। अब मिटाते हैं, चलते हैं इंटेंसिटी की तरफ। ये मैं मिटाने जा रहा हूं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के अंदर। अब जो आपके पास है वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जब हम पढ़ेंगे तो लाउडनेस एक दफा फिर रिपीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी, इसकी मैंने हेडिंग लगाई, इस पे कैलकुलेशन हमने करना है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। देखो सबसे पहली चीज, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? इंटेंसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं आई से। इंटेंसिटी होती है पावर इन यूनिट टाइम, ठीक है। देखो किसी बॉडी में पावर ट्रांसमिट हो रही है यूनिट पर एरिया, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, पावर पर यूनिट एरिया, नॉट पर टाइम, पावर पर यूनिट एरिया। मसलन ये पावर क्या है? देखो सबसे पहले तो पावर की इक्वेशन देखो, पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। फार्मूले को समझो, बेसिक फार्मूला है पावर का। देखो दो बंदे हैं, हम देखना चाहते हैं किसकी पावर ज्यादा है, हम उनको किसी काम पे लगाएंगे। लेट सपोज दो मजदूर हैं, आप काम करवा रहे हो घर में, ठीक है। उन दोनों को एक टास्क दे दो, सेम काम दे दो दोनों को, कहो कि काम कर लो भाई, स्टार्ट कर लो। वो काम स्टार्ट कर लिया, अब देखो रेस्ट भी करेंगे कुछ टाइम बाद वो लोग, लेकिन दोनों में से जिसने ज्यादा देर तक काम करता रहा उसकी पावर ज्यादा है, एनर्जी खर्च करेगा काफी देर तक, एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन एनर्जी ही होता है, ठीक है। एनर्जी को वर्क डन कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी ट्रांसफर करना है, यानी मैं अपनी एनर्जी काम में ट्रांसफर कर रहा हूँ, काम में खर्च कर रहा हूँ। खर्च करना कंज्यूम होती है ना वहां पे, तो आप अपनी एनर्जी काम में खर्च कर रहे हो, तो वर्क डन करोगे तो एनर्जी खर्च होगी, आपकी एनर्जी उस काम के अंदर जाएगी। तो इसीलिए वर्क डन एनर्जी को बोलेंगे। कितने टाइम तक वर्क डन कर रहा है? ज्यादा टाइम तक कर रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा देर तक। या फिर ये मान लो बहुत सारा काम दे दो दोनों को, जिस बंदे ने जल्दी काम कर लिया उसकी पावर ज्यादा है। मसलन 100 ईंटें छत पे लेकर जाना है, आपने जमीन से उठा के छत पे रखना है, ऊपर वाली पोर्शन में लेके जाना है। मजदूर है,
2 मजदूर लगाओ, इसको भी दो 100 ईंट है, ठीक है, ईंट, ब्रिक्स, ब्लॉक, इसको भी 100 दो, इसको भी 100 दो। ये वाला बंदा लगा रहा है 10 मिनट, ये वाला बंदा लगा रहा है आधा घंटा, 30 मिनट। तो पावर किसकी ज्यादा है? जिसने 10 मिनट में वो काम कर लिया उसकी पावर हम मान लेंगे ज्यादा है, यानी कम टाइम में उसने ज्यादा काम किया। टाइम कम लगे तो पावर ज्यादा है, कम टाइम में ज्यादा काम करेगा। आई समझ? पावर का ये फॉर्मूला है। अब ये वैल्यू हम यहां रख सकते हैं पावर की जगह। कैसे? पावर की जगह पे रखो वर्क डिवाइड बाई टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, और ये नीचे ए मौजूद है। तो ये फार्मूला आपका बनता है इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला। बेसिक तो ये था, लेकिन आपने पावर की वैल्यू लाके इधर रखी है, तो आपके पास क्या बन रहा है? इंटेंसिटी का फार्मूला बन रहा है। अब देखो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या बना आपके पास? वर्क डन पर यूनिट टाइम पर एरिया। ये तो है पावर, एनर्जी, वर्क डन मतलब एनर्जी। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं? देखो वर्क डन को मैं कहूंगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, कितने टाइम तक एनर्जी खर्च जा रही है किसी खास एरिया से, पर यूनिट एरिया। ये आपका फॉर्मूला बन गया इंटेंसिटी का। इंटेंसिटी इज नथिंग बट एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी एरिया, एनी सरफेस, पर यूनिट टाइम, या पर सेकंड बोलो या यूनिट टाइम बोलो। ये एक एरिया है, यहां से एनर्जी मूव करी। देखो मैं बोल रहा हूं तो मेरी साउंड जो है वो मैं अपनी एनर्जी खर्च कर रहा हूँ। बोलते हुए बंदा थक जाता है, एनर्जी उसकी खर्च होती है। मेरी एनर्जी साउंड वेव्स के फॉर्म में, साउंड के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फॉर्म में आगे जाएगी, इस एरिया से गुजर जाएगी एनर्जी। और वो कितने टाइम तक गुजर रही है इस एरिया से? एनर्जी, साउंड वेव की एनर्जी किसी एरिया से गुजरे पर यूनिट टाइम में, तो वो आपकी है इंटेंसिटी। उसी को इंटेंसिटी, अगर ज्यादा एनर्जी जा रही है कम टाइम में किसी खास एरिया से, तो वो इंटेंसिटी उसकी ज्यादा है। तो यहाँ इंटेंसिटी साउंड के अंदर इसलिए आई है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है इंटेंसिटी, वो इसलिए हम लेकर आए हैं क्योंकि इंटेंसिटी होगी साउंड वेव्स की एनर्जी, और वो साउंड वेव्स ट्रेवल करेंगे किसी एरिया से गुजरेंगे। एक एरिया है, सर्कल ले लो, एक एरिया ले लो, उस एरिया से गुजरेंगी, ठीक है, क्योंकि साउंड भी एक एनर्जी की फॉर्म में आगे जाती है। देखो साउंड वेव एनर्जी की फॉर्म में जाती है, कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, एक पेज सामने रखो और यहाँ से चीखो तो वो पेज हिलेगा। बाज़ों का एरोप्लेन आके आपके रूम के ऊपर से जाएगा, तो आपकी जो घर की जो खिड़कियां हैं, विंडोज है, वो क्या करती है? वाइब्रेट कर रही है। वो क्यों वाइब्रेट कर रही है? वहां से आने वाली, क्या खुद जहाज आके टक्कर खा रहे है उसके साथ? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसके साथ जहाज से आने वाला साउंड आके टक्कर खा रहा है और उसको वाइब्रेट करा है, हिला रहा है उनको। हिलाने वाली चीज तो एनर्जी है, एनर्जी ही किसी चीज को मूव हिला सकती है, ठीक है। तो एनर्जी आके एक एरिया से गुजरेगी किसी खास टाइम तक, तो वो है इंटेंसिटी। और हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो देखो इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम फार्मूला भी बनाने लगे हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए हम क्या बनाएंगे? फार्मूला। कैसे? एक साइंटिस्ट था वेबर और फेशनर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये काम किया था शुरू में। उन्होंने क्या नतीजा निकाला? देखो उन्होंने फोकस किया उस काम पे कि हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि इंटेंसिटी जो है वो ताल्लुक रखती है लाउडनेस से। अभी हमने लाउडनेस पढ़ा है ना, वॉल्यूम से। उन्होंने देखा तो उनको ये पता चला कि जिन आवाजों का लाउडनेस ज्यादा है, ज्यादा वॉल्यूम वाली आवाजों की इंटेंसिटी भी ज्यादा थी, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर एरिया बहुत, ये आंसर ज्यादा आ रहा था उनका, यानी इंटेंसिटी ज्यादा थी। किसी की लाउडनेस ज्यादा हो गई तो इंटेंसिटी बढ़ रही थी। एक्सपेरिमेंट करके देखा उन्होंने, इंटेंसिटी उन्होंने कम रखा, ठीक है, यानी उन्होंने लाउडनेस कम रखा। आराम से बोल रहा था एक बंदा, तो उसकी इंटेंसिटी कम थी। तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। यही रिलेशन निकाला था वेबर फेचनर ने। ये याद रखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए जो काम किया था वो था वेबर फेचनर, वेबर फेचनर। और अभी हम जो कर रहे हैं वेबर फेचनर लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने काम किया था, इसको वेबर फेचनर लॉ भी बोलते हैं। अब ये लॉ हम देख रहे हैं कि इन्होंने क्या किया था। एग्जाम में आपको वेबर फेचनर लॉ प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये जल्दी से आपको याद हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा भाई? इन्होंने कहा कि लाउडनेस यानी जो वॉल्यूम है, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। कहा जब उन्होंने कहा लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी है, तो इसका मतलब है लाउडनेस ज्यादा करने से इंटेंसिटी ज्यादा होती है।
ये जो इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट टाइम वाला काम है, पर यूनिट एरिया, ये काम ज्यादा आ रहा है आंसर, या ओवरऑल आंसर ज्यादा आ रहा है जब लाउडनेस ज्यादा हो रही है। तो इंटेंसिटी के साथ लाउडनेस का रिलेशन है। हमने इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन। इसको हटा के इक्वेशन में तब्दील करेंगे, वही इक्वेशन वेबर-फ्रेशनल लॉ है, बहुत सिंपल, 2 मिनट का काम है। ठीक है, देखो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी का। अब इंटेंसिटी पे जब वो आ गए तो इंटेंसिटी के जो यूनिट्स थे वो बहुत छोटे छोटे यूनिट्स थे। मसलन सबसे कम आवाज जो हमें सुनाई दे रही है, साउंड की इंटेंसिटी की बात हो रही है, याद रखो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की बात हो रही है। सबसे फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड, फैंटेस्ट, देखो मैं जो वर्ड्स यूज कर रहा हूं उनको गौर करो। फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड का मतलब है कम से कम सुनाई देने वाला साउंड और उसकी इंटेंसिटी। जब उन्होंने उसकी इंटेंसिटी देखी तो वो आ रही थी 10 की पावर -12 में। 10 की पावर -12, आगे यूनिट लिखेंगे, केजी तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ये मैथ्स नहीं है। आगे हम इसकी यूनिट यहां से लाएंगे, एनर्जी की यूनिट होगी जूल पर टाइम सेकंड, और पर एरिया होगा मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होगी इंटेंसिटी की। तो फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड, जो कम से कम ऑडिबल साउंड हमें सुनाई दे रही थी, वो थी 10 की पावर -12 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऊपर लेके आओ, या फिर जूल पर सेकंड को आप वाट कहो, तो इसको वाट कहोगे तो वाट, इस मीटर स्क्वायर को वाट के नीचे मीटर स्क्वायर है, इस वाट को ऐसे ही रखो, मीटर स्क्वायर को ऊपर लाओ तो मीटर पर मीटर स्क्वायर ऐसे होगा। ये +2 जब ऊपर आएगा तो -2 में होगा, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी सॉरी इंटेंसिटी थी वो थी 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। जब ऐसे ऐसे वैल्यूज थे और फिर आके कहां तक सुनाई दे रहे, 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर -12 से लेकर 0, 10 की पावर 0 तक, 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये भी वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी रेंज थी, ये रेंज हमें सुनाई दे रहा था। ऑडिबल रेंज में इंटेंसिटी आ रही थी। मैं अभी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी नहीं बता रहा, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आगे पढ़ेंगे जो कि होगी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, वो फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इंटेंसिटी की ऑडिबल रेंज। ये भी आ सकता है एग्जाम में। इंटेंसिटी की ऑडिबल इंटेंसिटी रेंज है 10 की पावर -12 से लेकर 10 की पावर 0 तक। तो देखो ये बीच में बहुत सारा दौरानिया है, बहुत सारी वैल्यूज हैं। 10 की पावर -12 बहुत छोटा है, ये 10 की पावर 0 का मतलब है 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। 10 की किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसको 1 कहते हैं, 3 के ऊपर 0 हो तो भी 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है। 10 के ऊपर 0 है तो 1 के इक्वल है। अब ये ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज थी आपके पास, तो अब क्या होगा, उन्होंने देखा कि लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी करेंगे तो उनको बहुत काम करने की जरूरत पड़ेगी। बीच में ये नंबर बहुत छोटा है, 10 की पावर -12 का मतलब है 0.00000 करते करते 11 जीरोस करके फिर 1 रखोगे करोगे तो वो आपका होता है 10 की पावर -12। फिर उसके बाद 10 की पावर -11, 10 की पावर -10 होते 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 10 की पावर -5, -4, -3, 10 की पावर -2, 10 की पावर -1, फिर 10 की पावर -1 के बाद 10 की पावर 0 आती है। तो बहुत सारे नंबर से बीच में ऐसे छोटे छोटे नंबर्स के साथ डील करने के लिए हमें लोगारिथम, एक पूरा लॉग आ रहा है, देखो बीच में इस नंबर और इस नंबर के बीच में पूरे नंबरों की लॉग है, लिस्ट है। लॉग यानी एक पूरी लोगारिथम है, पूरी लिस्ट है। उन्होंने यहां पे लगाया लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटेंसिटी तो है, लेकिन उन्होंने साथ में लगाया लॉग ऑफ इंटेंसिटी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? वो इसलिए ऐसा किया कि जब लोग लगाएंगे इंटेंसिटी आगे ये वाली पुट करेंगे, किसी दिन ये वाली इंटेंसिटी यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जो -12 की पावर है वो नीचे उतर आएगी। लोग क्या करता है, पावर को नीचे उतारता है, लोग का ये काम है। तो फिर आपको कैलकुलेशन इजी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने लोगारिथम यहाँ पे लगाया। अब देखो अगर ये बात आपको समझ आई है तो आगे बढ़ते हैं। तो आप कुल मिला के क्या कहोगे, लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी तो है, लेकिन लॉग ऑफ इंटेंसिटी लिखोगे। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये तो हमें पता है, लेकिन आसानी के लिए हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी चूंकि बहुत छोटी वैल्यूज है, इंटेंसिटी स्टार्ट यहां से हो रही है और एंड हो रही है 10 की पावर 0 पे, यहां से ऊपर नहीं हम सुनाई दे सकती हमें इंटेंसिटी। तो हमने कहा यहां पे लगाया लॉग ऑफ इंटेंसिटी, या आपकी रिलेशन 1 होगी, ठीक है। ये थी लाउडनेस।
एनी लाउडनेस, कोई भी लाउडनेस। अब हम देखेंगे एक और रिलेशन ऐसी लेकर आएंगे। कौन सी रिलेशन लाएंगे? वो हम लाएंगे वो वाली रिलेशन जिसमें हम सुन सकते हैं, स्टार्टिंग वाली, इनिशियल, इब्तिदा, वो लाउडनेस। उसको कहेंगे हम ऑडिबल लाउडनेस। कम से कम लाउडनेस साउंड की जो हमें सुनाई देगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी log ऑफ आई नॉट के, उस इंटेंसिटी के जो हमें सुनाई दे सकती है। ठीक है, वो साउंड जो हमें सुनाई देगी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट। ये आपका रिलेशन 2 है। 1 और 2 को आप कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कंबाइन ना भी करो, आप इसको पहले इक्वेशन में लाओ, इसको भी इक्वेशन में लाओ आसानी के लिए। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे। प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, हटाने से क्या लगता है? इक्वल और कांस्टेंट, और आगे log आई अपनी जगह पे है, एल अपनी जगह पे, log आई अपनी जगह पे, कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने से इक्वेशन और इक्वल और कांस्टेंट हमें लिखना पड़ा। जब हमने इक्वल और कांस्टेंट लिखा तो अब इस कांस्टेंट का नाम उन्होंने रखा k, और आगे होगा log आई। ये हो गई आपकी रिलेशन 1, इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 नाम दे। अब देखो, इसको इक्वेशन नाम आपने अगर दिया है तो अब एक और साउंड देखते हैं जो हमें फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड है। कम से कम वो साउंड जो हमें सुनाई दे रही है उसकी लाउडनेस को हम कहेंगे LO। दिस इज लाउडनेस ऑफ फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है log ऑफ इंटेंसिटी। कौन सी इंटेंसिटी? जो फैंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी। इसको इक्वेशन 2 आपने कहा। इक्वेशन नहीं कहेंगे फिलहाल, रिलेशन है, इसको इक्वेशन में तब्दील करो। L और इज इक्वल टू कांस्टेंट को k कहो, आगे log आई नॉट। क्या किया है हमने? ये सारा प्रोसेस किया। प्रोपोर्शनलिटी साइन यहां से भी हटाया, इक्वल और कांस्टेंट लगाया, log अपनी जगह पे, आई नॉट अपनी जगह है, एल नॉट यहाँ पे। आगे वाला मैं मिटाता हूं ताकि हम 1 और 2 की डिफरेंस मालूम करें। अब देखो, इंटेंसिटी को तो आपने अलग से पढ़ लिया, इंटेंसिटी ये है। ठीक है, ये चीज मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इंटेंसिटी की बेसिक इक्वेशन तो आपको पता चलेगी, लेकिन अब देखो इंटेंसिटी लेवल क्या है। इंटेंसिटी तो हमने पढ़ा, अब इंटेंसिटी लेवल, उसको साउंड, इसको आप साउंड का इंटेंसिटी लेवल कह सकते हो। इंटेंसिटी लेवल लाने के लिए देखो, कोई और लेवल, ये है लाउडनेस, किसी और साउंड की लाउडनेस है जो हमें पता नहीं है वो साउंड कौन सी। ये साउंड हमें पता है, ये वो वाली साउंड है जो हमें सुनाई दे रही है। कम से कम इसकी लाउडनेस और इसकी लाउडनेस में से किसकी ज्यादा होगी आपके ख्याल में? इसकी ज्यादा है, ये लाउडनेस ज्यादा है। ये तो कम से कम वाली है, बाकी जितने भी होंगे इससे ये ज्यादा होंगे। जब ये ज्यादा होंगे तो हम इससे इसको माइनस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कितना ज्यादा है, और वो हमारा इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। तो हम अब लिखेंगे इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल क्या होगी? इसको इससे माइनस करेंगे, मैं कहूंगा 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। 1 आपके पास है, L इज इक्वल टू, देखो दो इक्वेशंस को माइनस करो तो उसको राइट हैंड साइड से माइनस करो, लेफ्ट वाले लेफ्ट से करो तो फिर से इक्वेशन इक्वल आती है। L माइनस L नॉट इज इक्वल टू K log I माइनस K log I नॉट। दोनों में से k कॉमन ले लो तो log I माइनस log I नॉट। k यहां पे रखो, इसको आप रखो इंटेंसिटी लेवल। अब लिखो इंटेंसिटी लेवल, इसको हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। k इंटू log I, देखो log I माइनस log I नॉट है। log की एक प्रॉपर्टी क्या है? log a माइनस log b होगा, तो इसको हम लिखते हैं log a डिवाइडेड बाई b। अगर यहाँ प्लस होता तो हम लिखते log a मल्टीप्लाई बाई b। दोनों log हटा के एक log कॉमन log के अंदर आएगा तो ये a माइनस b हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई b। तो यहाँ भी ऐसी प्रॉपर्टी आ रही है। तो log I माइनस log I नॉट, log a माइनस log b है, तो मैं क्या लिखूंगा? एक log लिखूंगा, log a डिवाइडेड बाई b। ये इक्वेशन आपके पास आ गई, बेसिक इक्वेशन, जो कि इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन है। अब यहां से आगे हम यूनिट्स पे थोड़ा सा काम करेंगे। इंटेंसिटी लेवल की यूनिट्स क्या होंगी? देखो इंटेंसिटी तो अकेली सिंपल इंटेंसिटी जो है वो अलग से ये फार्मूला है, लेकिन इंटेंसिटी लेवल के अंदर दोनों लाउडनेस आ गए। ये फार्मूला इंटेंसिटी लेवल का है। इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला और इंटेंसिटी के फार्मूले में फर्क है। इंटेंसिटी का फार्मूला तो ये है,
इंटेंसिटी लेवल का फॉर्मूला ये है, तो है ना फर्क, ये फॉर्मूला और ये और है, ये तो इंटेंसिटी है, ये तो इंटेंसिटी लेवल है। इंटेंसिटी का अपना एक फॉर्मूला है, इंटेंसिटी लेवल आया था दो लाउडनेस को माइनस करने से, एक उस लाउडनेस की जो रेफरेंस वाली लाउडनेस है, जो हमें पता है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस, और ये हमें नहीं पता वो लाउडनेस है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया इंटेंसिटी लेवल का। तो अभी ये चीज मिटाते हैं, आते हैं इसी इक्वेशन पे और इसी इक्वेशन के साथ खेलते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ खेलेंगे और इसी से हम इस इक्वेशन की यूनिट भी लेके आएंगे। इंटेंसिटी लेवल की फिलहाल देखो यहाँ पे कोई यूनिट मैंने नहीं लिखी है, इसकी यूनिट लिखना है बेल, और वो बेल कब बनती है, वो यूनिट बेल कब बनती है वो हमने इसके बाद पढ़ना है। इसको मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, अगर आपने नोट करना है तो कर लो। ओके, तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ क्या था, साउंड, ये हमने क्या लाया था, इसकी इक्वेशन, इंटेंसिटी लेवल की इक्वेशन हमने लाई थी के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा गौर करो, ये जो आई है वो है इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, कोई ऐसा साउंड जिसकी इंटेंसिटी हमें पता नहीं है। ये इंटेंसिटी हमें पता है, ये वो साउंड है जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आ रहा है, इसकी इंटेंसिटी हमें पता है। अब देखो फार्मूला क्या था, हमने भी लास्ट टाइम पढ़ा था, वो था इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला था के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। अब हम चाह रहे हैं कि इस के की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इस ये के इक्वल होगा, पहले लिखो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग आई डिवाइडेड बाय आई नॉट। हम इस के की वैल्यू फाइंड करेंगे, के की वैल्यू 1 आने वाली है, 1, और वो 1 कैसे आती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखो के को सेपरेट कर लो, के यहां रखो, बाकी चीजों को इधर लेके आओ। ठीक है, या फिर एक काम कर लो, इधर ये चीज सॉल्व कर लो, के की वैल्यू हम 1 लाना चाहते हैं, तो 1 कैसे आएगा, इंटेंसिटी लेवल जब 1 कब होगा, हम ये देखना चाहते हैं कि इंटेंसिटी लेवल स्टार्ट कहां से होगा, 1 से स्टार्ट करना है। इंटेंसिटी लेवल 1 रखूंगा, के अपनी जगह पे है, लॉग ये आई जो है वो उस साउंड की बात हो रही है, आई नॉट तो था फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी, आई है अननोन साउंड, एनी अननोन साउंड, एनी अदर अननोन साउंड जिसकी इंटेंसिटी हमें पता नहीं है, उसकी आई है। तो अगर फर्ज कर लो, मान लो अगर मैं कह रहा हूं कोई अननोन साउंड की इंटेंसिटी 10 टाइम्स नाउन साउंड की इंटेंसिटी होगी, 10 गुना होगी। अगर कोई नाउन, हमारे पास नाउन साउंड की इंटेंसिटी ऑडिबल साउंड जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड है उसकी इंटेंसिटी के 10 गुना होगी, कोई और इंटेंसिटी जो अननोन है वो इतनी होगी, तो के की वैल्यू 1 आती है। कैसे, इस वैल्यू को इधर रखो, पता चलेगा। ये आई है अननोन साउंड, उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स ऑफ आई नॉट होगी, और नीचे आई नॉट है, दोनों को आप मार दो, ये दोनों मर गए, तो log 10 की वैल्यू क्या है, 1। तो देखो क्या होगा फिर, के log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो के इंटू 1, के आएगा, के 1 जा के, तो इस तरफ तो 1 है, तो के की वैल्यू अब क्या आती है, 1। याद रखो के की वैल्यू 1 है उस साउंड के लिए जिसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है 10, जो अननोन साउंड है जिसकी 10 आई नॉट है, 10 गुना बड़ी हो, आई नॉट से 10 गुना बड़ी हो, आई नॉट से 10 गुना बड़ी हो, तो वो कोई अननोन ऐसी साउंड अगर है तो उसकी होगी के की वैल्यू उसके लिए 1 आएगी। अब ये के की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमें मिलेगा इंटेंसिटी लेवल इक्वल टू log आई और आई नॉट, बट यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेल, उस टाइम होगी वो 1 बेल होगी, क्या होगी, 1 बेल। तो मैं यहाँ इस पूरे के साथ में बेल लिखूंगा, जब मैं के की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मैं लिखूंगा बेल। ठीक है, बेल क्या चीज है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल है। When k is equal to 1, then यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये log i और i नॉट को आप काउंट करोगे बेल में, तो इंटेंसिटी लेवल आपका बेल में आएगा, ये इक्वेशन। और बेल एक बड़ी यूनिट है, छोटे यूनिट्स मिलके बेल बनता है, छोटे यूनिट से डेसिबल। तो अब आपको देखना है कितने डेसिबल मिलके एक बेल बनाते हैं, तो आपको पता है 10 डेसिबल्स मिलके 1 बेल बनाएंगे, तो मैं इस बेल की जगह पे 10 रखूंगा। ठीक है, ये देखो 10 डेसिबल इक्वल होके 1 बेल बनाते हैं, तो आप कहोगे 1 बेल की जगह पे ये 1 बेल है, ये सारा मिला के बेल है, इस बेल की जगह आप डेसिबल रखोगे तो 10 डेसिबल रखोगे, तो बेल का मतलब है 1 बेल, ये पूरा 1 बेल आ रहा था ना इंटेंसिटी लेवल। तो इंटेंसिटी लेवल का छोटा यूनिट में लाना चाहो बेल में नहीं डेसिबल में, तो 10 से इस पूरे को जरूर लगाओ, 10 डेसिबल मिलके इतना बेल बनेगी।
तो जितने भी बेल गिवन हो 10 से जब दोगे तो वो डेसिबल में जाएंगे। तो यहाँ पे बेल है इतने log I डिवाइडेड बाई आई नॉट मल्टीप्लाई बाई 10 डेसिबल। तो ये 10 शुरू में लेके आओ, तो इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I डिवाइडेड बाई आई नॉट dB। ये बात याद रखो, अगर फॉर्मूले में शुरू में 10 आ रहा है तो डेसिबल में बात हो रही है। शुरू में 10 अगर नहीं आ रहा, खाली ऐसे आ रहा है, k की वैल्यू 1 रखने के बाद खाली ये फॉर्मूला रह रहा है, तो वो है बेल में। तो 10 बीच में शुरू में ला रहे हो तो वो डेसिबल में है, 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो बेल में है, क्योंकि 10 बेल मिलके डेसिबल बनता है। 10 डेसिबल मिलके बेल बनाते हैं। आई समझ? इस तरह यूनिट को आपने कन्वर्ट करना है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी कहानी। अब इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मैं आपको कराता हूं। देखो, एक क्वेश्चन गिवन है, फाइंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ faintest audible sound। देखो, हमें faintest audible sound की इंटेंसिटी पता है, इंटेंसिटी लेवल अभी तक हमें पता नहीं है, और हम अभी इस प्रॉब्लम में ये पता करना चाह रहे हैं। ठीक है, फाइंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ faintest audible sound एंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ rustling of leaves, TLING, rustling of leaves। दो चीजों के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले हम करेंगे फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल। तो हम सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला लिखते हैं। आपको पता है इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला क्या है? वो है 10 log I डिवाइडेड बाय आई नॉट dB। देखो, इस फार्मूले में सब कुछ नाउन है, 10 छेड़ना नहीं है, log छेड़ना नहीं, आई नॉट हमें पता है 10 की पावर क्या थी, आई नॉट। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी है 10 की पावर -12 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये वाट पर स्क्वायर मीटर है इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है, अब यहां पे जो पता नहीं है वो है आई। अब ये आई गिवन होगा क्वेश्चन में, उसने पूछा क्या है? फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो ये आई है, जो पूछता है क्वेश्चन में, जो पूछेगा वो उसकी इंटेंसिटी लेवल। तो क्वेश्चन में भी यही पूछा है, इंटेंसिटी लेवल ऑफ ऑडिबल साउंड ही पूछा है, तो इसमें भी आई नॉट ही फिट करेंगे, हम यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इंटेंसिटी लेवल आएगा 10 log आई की जगह हम पुट करेंगे 10 की पावर -12। आई नॉट की जगह भी ये है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कोई और क्वेश्चन में आई डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में आई है, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की ही बात हो रही। तो हम इसमें हम जो मालूम करना है वो चीज पुट करेंगे। हमने मालूम करना है फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल, तो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी यहां पुट करेंगे। तो यहां पे इसकी इंटेंसिटी आएगी 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय आई नॉट भी हमें पता है, वो भी यही है, 10 की पावर -12 है, साथ में डेसिबल रखा, ये दोनों मर गए, 1 आ गया। 10 log 1, log 1 होता है 0 के बराबर, log 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 रखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करो 0 से, पूरा 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी लेवल, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की इंटेंसिटी लेवल क्या है? 0 डेसिबल। 0 डेसिबल एमसीक्यूज के लिए याद नोट कर लो, यहां से सॉल्व करोगे तो भी आएगा, आप ऐसे ही रिमेंबर भी कर लो एमसीक्यूज में टिक मारने के लिए। तो 0 डेसिबल है फेंटेस्ट ऑडिबल, कम से कम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज जो हम सुनाई दे सकती है वो आवाज, उसकी इंटेंसिटी लेवल 0 है। स्टार्ट वहां से होगी इंटेंसिटी लेवल, 0 डेसिबल, 1 डेसिबल, 2 डेसिबल एंड सो ऑन। ठीक है, अब आते हैं रसलिंग ऑफ लीव्स, इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स। तो ये चीज मैं मिटाऊंगा, फार्मूला यही यूज होगा, इंटेंसिटी लेवल ही फाइंड करना है रसलिंग ऑफ लीव्स का। तो आपको पता है जो फाइंड करना है उसका इंटेंसिटी लेवल यहां रखना है, उसकी इंटेंसिटी, नॉट इंटेंसिटी लेवल। इंटेंसिटी लेवल तो फाइंड करना, इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log, यहां पे क्या पुट करेंगे? यहां पे रसलिंग ऑफ लीव्स का इंटेंसिटी पुट करेंगे। ये तो नीचे है ऑलरेडी, आई नॉट है 10 की पावर -12, और यहां पे क्या है? ये है रसलिंग ऑफ लीफ। रसलिंग ऑफ लीफ के लिए आई इक्वल टू आई नॉट नहीं है, बल्कि आई इक्वल टू 10 की पावर -11 वाट पर स्क्वायर मीटर है। यहां पे ये पुट करेंगे 10 log 10 की पावर -11, तो -12 से -11 मर गया, तो नीचे 10 की पावर -1 बच गया, 10 की पावर -1 नीचे बच गया, 11 से 11 मर गए, यहाँ नीचे 1 बच गया। 10 log, इसको ऊपर लाएंगे तो log 10 बनेगा, प्लस -1 ऊपर आएगा तो +1 बनेगा, तो log 10, जब log 10 होगा तो उसकी वैल्यू 1 है, तो 10 into 1 इंटेंसिटी लेवल
इक्वल टू 10 इंटू 1, तो हम यहाँ आते हैं इंटेंसिटी लेवल ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स होगा 10 1 10 डेसिबल, साथ में यूनिट लास्ट में लिख दो। 10 डेसिबल इंटेंसिटी लेवल है। जिस फार्मूले में यहाँ 10 होगा वो डेसिबल वाला फार्मूला है, यहाँ 10 अगर ना होगा तो यहाँ बेल होगा खाली, ये चीज नोट कर लो, सही है। तो ये प्रॉब्लम आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इसमें एक ही डिफिनेशन है वो आपने याद करनी है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को इको भी बोलते हैं ना, इको, आवाज को इको कर दो। देखो जो आपके पास डीजे म्यूजिक होता है उसमें क्या करता है, एक ही आवाज को बार बार रिपीट कराता है इको करके। ये इको होता कैसे है, देखो हम अगर आवाज लगाएं किसी ऊंची पहाड़ों की चट्टान है बड़ी सी, उसके पास बैठ के जोर से चीखो तो वो आवाज पहाड़ से टकरा के दोबारा आपको सुनाई देती है, वापिस आती है उस सरफेस के साथ टक्कर खा के, वेव जाती है। हवा मीडियम है, ये बीच की एयर जो है वो मीडियम है, मीडियम में सफर करके जाएगी। जो बीच में दीवार होगी वो अगली मीडियम है, वो कोई और सॉलिड मीडियम है, वहां से टक्कर खा के वापस ओरिजिनल मीडियम में आ जाती है साउंड, तो हमें फिर एक दफा सुनाई देता है। ये है इको, ठीक है। When sound waves travels towards any medium and after medium के साथ टक्कर खा के, ठीक है, कोलिजन विद मीडियम करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे साउंड वेव्स, तो वो हो गया आपकी इको। तो इको इतना सही था टॉपिक, ठीक है। इसकी जो आइडियल डिफिनेशन है वो बुक के अंदर मौजूद है, वहां से आप पढ़ेंगे। साउंड वेव्स जाएगी किसी दीवार से टक्कर खा के वापस ओरिजिनल मीडियम में आएगी, ये मीडियम थी, यहां से साउंड वेव्स आ गए, ये साउंड वेव्स हैं। कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन। साउंड वेव्स यहां से जा रही है, ये स्पीकर है आपके पास, यहां से वेव्स जा रही है, यहां टक्कर खा के ये वेव्स आगे जा रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आगे जाके टक्कर खाएंगे, वापिस आएंगे इसी मीडियम में, ओरिजिनल मीडियम में। ये थी दीवार, दीवार से टक्कर करके दोबारा ओरिजिनल मीडियम में आएंगे तो हमें एक दफा फिर सुनाई देंगे। तो यहाँ पे अगर एक बंदा खड़ा है तो यहाँ से आने वाले साउंड इसके कान में जाएगा, सुनेगा, अगली साउंड जाके टक्कर खा के वापस इसके कान में आएगी, तो 2 दफा सुनेगा। एक दफा यहाँ से आते हुए सुना, दूसरी दफा यहाँ से आते हुए सुना, तो ये आवाज 2 दफा सुन रहा है, तो वो है इको। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है स्पीड ऑफ साउंड। देखो स्पीड ऑफ साउंड क्या है, बहुत सिंपल है। स्पीड ऑफ साउंड, किसी भी वेव की स्पीड के लिए एक फार्मूला है आपके पास, वो कौन सा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बहुत सिंपल फार्मूला है, इसका प्रूफ मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। देखो ये कैसे आया, बुक वाले ने सिर्फ v इक्वल टू एफ लैम्डा करके छोड़ा है, स्टार्ट यहाँ से लिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ तक लाना चाहूंगा। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, देखो आपको पता है स्पीड का फार्मूला, बेसिक फार्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ये है ना स्पीड का फार्मूला। v इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी है। अब देखो v इक्वल टू जो डिस्टेंस साउंड वेव ट्रेवल कर रही है वो वेवलेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, यानी एक वेव है, कोई भी वेव मान लो, ये वाली वेव मान लो, इसकी वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ आगे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ आएगा डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। अब देखो वेवलेंथ को आप तो रखो ऐसे ही, 1 डिवाइड बाई टी को थोड़ा इधर लिखो, वेवलेंथ को आगे मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर लिखो, कोई इशू नहीं है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। अब 1/t है, इसको हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। और वेव की जो टाइम ट्रेवल करती है वेव लैम्डा के अंदर, उस टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं। एक वेव की टाइम, एक वेव की लेंथ, डिस्टेंस जो एक वेव ट्रेवल कर रही है वो एक वेव क्रेस्ट से क्रेस्ट तक वो वेवलेंथ है, और जो टाइम उसमें लगता है वो टाइम पीरियड है, ठीक है। तो 1/t को हम f कहेंगे, यहाँ पे 1/t है, इसको मैं f कहूंगा तो क्या बनेगा, 1/t को मैं f कहूंगा तो आगे लैम्डा है, तो बन गया v इक्वल टू एफ लैम्डा। बहुत बेसिक था, स्पीड वाले फॉर्मूले से आता है, यहाँ पे आ गई। तो अब क्या है, कोई प्रॉब्लम मैं आपको कराऊंगा जो ये इक्वेशन आपको समझ आए, इस इक्वेशन का प्रूफ आपको मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है f, वो वेव की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकंड के अंदर एक दरवाजे से कितने वेव्स बाहर निकलेंगे या अंदर आएंगे, तो मतलब एक एरिया से, एरिया आप न भी मान लो लेकिन किसी खास पॉइंट से 1 सेकंड के दौरान नोटिस करने कितने वेव्स पास होंगे,
वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। इस पे एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो एक साउंड है, क्वेश्चन ये है, साउंड हैज वेवलेंथ 0.5 मीटर। वेवलेंथ कितनी है? वेवलेंथ NGTH। क्वेश्चन क्या है? अ साउंड हैज वेवलेंथ कितना है? 0.5 मीटर वेवलेंथ। फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करो व्हेन स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। देखो ये है, तो सोल्यूशन में जाएंगे। वी नो दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना, एफ लैम्डा इधर लाओ, v उधर भेजो, एफ यहां रखो, v डिवाइड बाय लैम्डा कर दो, लैम्डा को उधर भेजो, डिवाइड में आ गया, यहां वैल्यूज पुट कर दो दोनों जो गिवन है। देखो f इज इक्वल टू, वैल्यूज क्या गिवन है? v स्पीड है 340 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है? 0.5। ठीक, तो इस पॉइंट को हटाओ, तो ऊपर उसके बदले 10 लिखा, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी 3400। इसको 10 से ज़रूर दो तो 000 आएगा। 5 है, 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, 5 8 जार 40, 5 0 जार 0 0 0 कैंसिल। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6800 हर्ट्ज। ठीक है, 6800 हर्ट्ज। पॉइंट हटाया था आपने, ठीक है। एक जीरो आएगा, 680 हर्ट्ज। ठीक है, 680 हर्ट्ज ये आपकी आएगी फ्रीक्वेंसी। तो आई होप कि आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी अगला टॉपिक जो है वो आपका है नॉइस पोल्यूशन। तो वो आपने खुद रीड करना है, सिर्फ रीडिंग है। इंपॉर्टेंस ऑफ इकोस्टिक, देखो इकोस्टिक और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज हम पढ़ेंगे। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आपको बताना चाहूंगा, वो है एक टॉपिक है ये भी। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज। यहाँ पे कितना हर्ट्ज आया है? 680। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई है, देखो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है पर सेकंड ना। 1 ओवर टी का मतलब है सेकंड, सेकंड है पर सेकंड, पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। 1 ओवर इससे यूनिट निकालो तो सेकंड आएगा, ये सेकंड ऊपर आया तो -1, इस पर सेकंड को हर्ट्ज बोलते हैं। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अभी जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें आ रहा था 680 हर्ट्ज, तो ये ऑडिबल के अंदर आ रहा है। 20 से बड़ा है, 20,000 से छोटा है। 20 तक वाले हैं, 20 से नीचे वाले हमें सुनाई नहीं देंगे। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाले भी हमें सुनाई नहीं देंगे, हमारे कान को सुनाई नहीं देंगे। जो 20,000 से ज्यादा होंगे उसको हम कहेंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड आपने कराया भी होगा, पेट के अंदर दर्द हो किसी को तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो वहां पे वेव्स लगाते हैं, वो साउंड की वेव्स लगाते हैं पेट के अंदर। पेट की तरफ मशीन है वो डालती है जो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, और वो हाई एनर्जी होती है, वो नीचे आपकी पिक्चर निकालती है, तो आपको पेट की चीजें नजर आती है ना अंदर। तो अल्ट्रासाउंड आपके पास है ग्रेटर देन 20,000। उससे ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी को अल्ट्रासाउंड वाले साउंड वेव्स कहेंगे। वो साउंड वेव्स जो ये फ्रीक्वेंसी रखते हो, इससे ज्यादा रखते हो, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर आएगा। तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड आप खुद पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड के यूजेस मेडिकल में भी है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस बाहर जब ये जो बहरी जहाजें हैं, ठीक है, जो स्पेस जो रिवर शिप्स हैं वो लेकर जाते हैं, वहां मशीन है उनके पास, उनकी वजह से दरिया की गहराई नापते हैं, यहाँ से वेव्स भेजते हैं अल्ट्रासाउंड, वो नीचे जाके समंदर की डीप पे जाके टक्कर खा के वापस इको होके ऊपर आते हैं, रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो ऊपर आते हैं तो उनमें लगने वाला टाइम नोट करके उनकी स्पीड पता है। साउंड की स्पीड तो ऑलरेडी पता है, साउंड की स्पीड ऑलरेडी 3 पानी के अंदर ज्यादा होती है, 600 समथिंग होती है, वो उनको पता है। और वेवलेंथ साउंड की उनको पता है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे, कितना टाइम लगता है, उसकी मदद से गहराई नापते हैं।
कितने वेवलेंथ्स नीचे जाके वापस आए। तो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर इसकी यूजेस हर जगह पे अल्ट्रासाउंड की। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सारा टॉपिक। तो इसी के साथ साथ आपका चैप्टर हो गया एंड। हमें दीजिएगा इजाजत, और चैनल को आपने अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और खुद सब्सक्राइब करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।